नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं सृजन संवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना के पूर्व सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने 28 वर्ष तक देश की सेवा की और उसके सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा को ही चुना, अध्यापन कार्य के जरिए। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में। नमस्कार सर, सृजन संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। बहुत बहुत आभार। और जिया मंच को बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। और सभी हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो भी अतिथि आते हैं, हम उनसे उनके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बचपन एक ऐसा समय होता है कि हम बेफिक्र होते हैं। तो अगर हम आपके बचपन की बात करें तो कुछ ऐसा या रोमांचित प्रेरणादायक पल जिसको याद करके आज भी आप उन यादों में खो जाते हैं। जी जी मैडम, मेरा बचपन तो पहले बताया भी था, गांव में बीता। और जी ग्रामीण परिवेश में मेरा बचपन सारा व्यतीत हुआ। जी तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस थे और कुछ यादगार पल भी थे, कुछ अजीब किस्म के भी थे। मेन एक मुख्य जो मुझे याद आता है वो ये था कि जी जब मैं कक्षा 10 में हाई स्कूल का जब एग्जाम मैंने पास किया था, तो जी हमारे समय में डिवीजन को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती थी। अब परसेंटाइल तो अब हो गया है, परसेंटेज का जब मामला होता था तो हमारे जी समय में जो डिवीजन होती थी वो ज्यादा मानी रखती थी। जी तो जी बाई द वे मेरा जो 60% मार्क्स लेकर के मैं पास हुआ और फर्स्ट डिवीजन जो है मुझको डिक्लेयर किया गया था। जी और जबकि फर्स्ट मुझे वो लास्ट है, 300 आउट ऑफ 500 हमको मार्क्स मिले, 60% मिला। और वो जी एक ऐसा समय था पूरे क्लास में और सबसे ज्यादा हमारे नंबर थे, तो मैं टॉप था। और स्कूल क्या करता था, स्कूल के पास एक बोर्ड था, उस बोर्ड में वो फर्स्ट डिवीजन वालों के नाम लिखता था। तो जी नाम जी लिखा, उसका कुछ ऐसा लेटर वेटर भी था, तो हमारे जैसे पेरेंट्स को बुलाते हैं, बुलाए भी गए थे। तो पिताजी तो हम्म, चूंकि हमारे अध्यापक थे तो उनको तो ज्यादा इतना नहीं, लेकिन हमारे ताऊ जी थे, वो खेती जी वेती में ज्यादा व्यस्त हुआ करते थे। तो वो बड़े जी प्रसन्न हुए। अब उनको इतना अंदाजा नहीं था, अब वो फर्स्ट डिवीजन उन्होंने समझा कि बहुत पता नहीं बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो खेती करते थे, तो वहां पर क्या था कि जैसे ऐसे गर्मियों के सीजन में रिजल्ट यही इन्हीं दिनों करीब निकला था, शायद मुझे लग रहा है जी अप्रैल मई या मई में कहीं। तो जी वो जी तरबूज खरबूज हमारे उस पर एक रहट होता था खेतों पर। तो रहट जी जो बैलों से बाल्टी लगी होती है, बैलों से घुमा के चलाते हैं, वो पानी आता है कुएं से और सिंचाई किया जाता है। बाद में वो जी ट्यूबवेल भी लगा, ट्यूबवेल वगैरह लगा रहा, हालांकि आज वो ट्यूबवेल भी नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है। तो उस समय जी उन्होंने किया, तो तरबूज खरबूज वगैरह और खीरा इस टाइप की चीजें होती थी, तो एक साझीदार होता था उसके साथ थे और वहाँ रहते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया स्थान था वहाँ, पीपल का पेड़, बरगद का, आम वगैरह के पेड़ थे, छाया थी, अच्छा जी लगता था, वहाँ रहते थे वो। तो जब जी उनको ये पता चला, और उसमें बैलगाड़ी होती थी हमारे यहाँ, मतलब पशु वगैरह बैल वगैरह भी होते थे, बैलगाड़ी होती थी। तो उन्होंने जी क्या किया, मेरे को साथ लिया और बैलगाड़ी में वो भरे सारे तोड़ करके जितने भी थे उसमें खेत में, तरबूज जी खरबूज खीरा सभी तोड़े और बैलगाड़ी में हम्म भर के लाए। तो गांव का जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें लेकर के आए और वहां हाँ सारा बच्चों को हमारे हाथ से वो बंटवाए, और मतलब शिक्षक और जितने छात्र थे सबने हाँ उसमें हाँ शरीक किया और खाए। बड़ा, तो वो बड़ा आनंद आया और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, ये एक उपलब्धि थी। तो जी ये एक यादगार घटना है बचपन की। जी तो बहुत बस सुंदर। इस तरह की चीजें हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपके बचपन के बारे में जानना। और फर्स्ट डिवीजन, उस टाइम फर्स्ट डिवीजन आना भी बड़ी बात थी। जी तो जी मैम, हालांकि वो फिर बाद में मेरा फर्स्ट डिवीजन किसी क्लास में आया नहीं, सेकंड क्लास या गुड सेकंड क्लास इस तरह का रहता था, लेकिन हाई जी स्कूल जी में था, तो बड़ा एक अच्छा अवसर था वो। जी बहुत अच्छा लगा आपके बचपन के बारे में जान के, और बहुत ही सुंदर आपके पल। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उस समय में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अब समय बहुत बदल गया है मैडम। प्राचीन जो हमारे समय था, उस समय हम्म। की चीजें और आज में जो देख रहा हूँ वो जमीन आसमान का अंतर है। सुविधाओं का जी बहुत अभाव था। और हम्म
ग्रामीण जो परिवेश था, स्कूल में जाते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था, कोई और साधन नहीं था। बहुत अच्छा जी, वाहन अगर किसी के पास होता था तो उस समय साइकिल होती थी। तो जी, जी, डेफ़िनेटली बचपन में साइकिल तो हमको नहीं दी जाती थी और ना हम चला भी नहीं पाते थे, तो प्राथमिक हुँ, विद्यालय की समय की बात है। तो जब हम जी, जाते थे, घर से पैदल जाएँगे, नॉर्मल बैग होता था ऐसा घर का सिला हुआ, उसमें जी, जाएँगे। जी, तो स्कूल तक जाते थे, तो वहाँ कोई ऐसा जैसे आज बच्चों को दी जाती है, छोटी-छोटी टेबल्स वगैरह होती हैं, चेयर्स होती हैं, पढ़ने की सारी सुविधाएँ होती हैं। अब हुँ, तो हुँ, काफ़ी चेंज है, बोर्ड वगैरह भी डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं और प्रोजेक्शन वगैरह होते हैं। तो उस समय ऐसा कहीं जी, कुछ जी, नहीं था। इवन जी, हमने जी, तो क्लास 3rd से कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया। फर्स्ट एंड जी, सेकंड क्लास में जो पहली और दूसरी क्लास में हम पढ़ाई करें, तब ये एलकेजी, यूकेजी ऐसा कोई पढ़ाई नर्सरी की नहीं होती थी। तो हमने ना जी, जी, ऐसा कुछ किया, गाँव में ही पढ़ा, क्लास 1 में एडमिशन हुआ और पट्टी जी, पर जी, और जो है पट्टी तैयार करके 1 घंटा पहले घर में उसकी तैयारी करते थे, काला किया और लेकर के जाते थे। बोरी एक हुँ, अपने साथ में ले जाते थे बिछाने के लिए, बैठने के लिए, कोई जी, व्यवस्था स्कूल जी, की नहीं होती थी। तो इस तरह जी, का जी, माहौल था। तो इस जी, माहौल में वहाँ पर टाट पट्टी पर हमने पढ़ाई की, बिजली होती नहीं थी, घर में भी अगर ऐसा पढ़ना होता था, हालाँकि उतना क्रेज़ नहीं था कि घर में ऐसा होमवर्क किया जाए, ऐसा कोई मिलता भी नहीं था। तो स्कूल का ही जी, काम जी, स्कूल में निपटा लेते थे। लेकिन फिर भी जो हमारे से बड़े भाई थे, बहनें थीं, उनको पढ़ना पड़ता था, उनके साथ में बैठता था। तो ये केरोसिन ऑयल इश्यू होता था, वो भी कंट्रोल से, परमिट से। तो जी, जी, उसमें तब ये लालटेन वगैरह का ये था, तो लालटेन जला कर के लोग पढ़ते थे। हम भी कभी-कभार पढ़ते थे। बाद में हमने भी पढ़ाई किया जब बड़े होकर के, तो लालटेन से ही पढ़ाई किया। तब गाँव में हमारे में बिजली भी नहीं थी। अब तो जी, ख़ैर जी, सारी सुविधाएँ हैं, तो इस तरह की ये सारे चैलेंजेज़ थे और आज के बच्चों में और पुराने बच्चे में जो मेरे समय काफ़ी अंतर है। अब तो बच्चों को नर्सरी से ही पेंसिल और वो दे दी जाती है, रबर और कॉपी। लेकिन हमने जी, कक्षा जी, 3 में कॉपी से लिखना शुरू किया था, नहीं तो हम पट्टी से पढ़ा करते थे उसपे जी, खड़िया पट्टी इस तरह का चीज़ थी। तो जी, यही थोड़ा चैलेंजेज़ थे। जी, उस समय हाँ, अभी के देखते हुए उस समय तो काफ़ी चैलेंजेस थे। हमारे साथ किशोर सर जुड़े हुए हैं। उनके कमेंट्स मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, बहुत बढ़िया लगा कार्यक्रम देख के और बता रहे हैं कि 1966 में ट्यूबवेल लगा था हमारा और पकड़ के डर से हम 5वीं तक बहुत कम स्कूल भेजे गए। बिल्कुल, बिल्कुल यही हालत हुआ करती थी और किशोर सर तो हमारे बहुत अजीज़ हैं। हम तो जी, यहाँ डिग्री कॉलेज में यहाँ आगरा में आरवीएस कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब से उनका जी, हमारा साथ है और जी, बहुत ही मतलब जो है चहुमुखी विकास की प्रतिभा है उनमें और बहुत प्यार करते हैं वो हमको। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उनको मेरे साथ में जुड़ने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद किशोर सर, आप जुड़े रहिए, आपका स्वागत है और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आपकी प्रारंभिक शिक्षा नहीं, आपके पिताजी एक अध्यापक थे, क्या उनके व्यक्तित्व ने आपको प्रेरित किया? जी, जी, मैडम पिताजी हमारे बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति थे। वो जी, एक्चुअली संस्कृत साइड से थे, संस्कृत अध्यापक हुए थे स्टार्टिंग में शुरू में। हालाँकि जी, बाद जी, में फिर वो माध्यमिक विद्यालय के जो है एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, उसमें प्रिंसिपल रहे, फिर बाद में प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए थे। लेकिन जी, स्टार्टिंग में वो संस्कृत अध्यापक थे, तो संस्कृत में उनकी ज़्यादा रुचि थी। और जी, जी। उनकी उस रुचि से मैंने भी संस्कृत ऑप्ट की और ग्रेजुएशन तक मेरे पास संस्कृत थी एक सब्जेक्ट। ओह! अच्छा, ये तो और बहुत की हाँ, बात है। जी, तो हाँ। जी, अब उनके हिसाब से मेहनत क्या थी वो साइकिल से तब अध्यापक इवन प्रधानाध्यापक होने के बाद भी ये विद्यालय साइकिल से जाया करते थे। हालाँकि स्कूल जी, हमारे यहाँ से दूर था, बीच में एक यमुना जी रिवर आया आती थी, उसको पार करके जी, जाते थे, तो वो जब वो दिक्कत होती तो वहीं रहते थे वो। तो लास्ट में ओह! हमने जो है हाई स्कूल 10th 12th उनके स्कूल से तो नहीं लेकिन उनके पास रह कर के एक नज़दीक स्कूल इंटर कॉलेज था, वहाँ से मैंने जी, किया, वो जनपद इटावा में पड़ता था। तो वहाँ से जी, हमने हाई स्कूल और इंटर किया। तो पिताजी से मैं बहुत प्रेरित था, संस्कृत पढ़ी और वही चूँकि वो संस्कृत के अध्यापक थे, तो ज़्यादातर चीज़ें वो हमें संस्कृत से ही पूछते थे। तो ये जी, महर्षि पाणिनि की लघु सिद्धांत कौमुदी है, बाद में जब मैं इवन ग्रेजुएशन में भी आ गया, तब भी हमें पूछते थे, जो सूत्र होते हैं, जैसे राम है, रामऊ रामा, तो रामा कैसे बना, रामऊ हुँ, क्यों बना? तो जैसे मैथ ज्योमेट्री में हमें सिद्धि करनी पड़ती है ना, प्रमेय है, निर्मेय जो पाइथागोरस वगैरह प्रमेय है, तो वो प्रूव करनी जी, पड़ती है। ऐसे ही संस्कृत में भी ये जो रूप हैं, धातु रूप हैं या शब्द रूप हैं, बालकः, बालकौ, बालका, तो जी, बालकः है तो बालकः क्यों बना?
तो ये महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं, 14 सूत्र अयण रिल रकाय होंगा ऐसे 14 हैं सूत्र, उनके जी, आधार पर इन सूत्रों को जो है वो सिद्ध किया जाता था। तो वो जी, जनरली हमसे वो इस तरह के वो चीजें पूछा करते थे, चूंकि संस्कृत को उनके ज्ञान था, संस्कृत मुझसे पूछते थे, तो हुँ, डेफिनेटली मुझे भी संस्कृत में रुचि रही, तो मैं ग्रेजुएशन तक संस्कृत से पढ़ा। हालांकि पीजी जब पोस्ट ग्रेजुएशन आया आरवीएस कॉलेज में, जहाँ ये राठौर साहब हमारे साथ में थे, तो मैं वहाँ इंग्लिश में था, इंग्लिश से किया था। लेकिन जी, ग्रेजुएशन तक मेरे पास संस्कृत रहा, उनका व्यक्तित्व का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। अब मैं जनरली उनके साथ रहा भी था, बेशक दूसरे स्कूल में ही सही, लेकिन रहता उनके पास ही था। तो जी, मैं वास्तव में बहुत उनसे प्रभावित था, और उनका मेरे जीवन में बहुत असर पड़ा है, उनके व्यक्तित्व का। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि संस्कृत सीखना हम लोगों ने भी पढ़ी है, लेकिन जैसे आजकल के बच्चों को थोड़ा कम आती है संस्कृत, तो जानकर अच्छा लगा कि आपके पिताजी संस्कृत बोलते थे, तो जी जी जी। आपने भी संस्कृत सीखी साथ-साथ। तो हाँ, अभी वही है। जी सर। अभी हमारे दर्शक लोग सब चाहेंगे, क्योंकि आपने देश की सेवा की है, आप कवि भी हैं, आप अध्यापक भी हैं, तो क्यों ना एक काव्य पाठ हो जाए आपका? बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, मैं अभी मेरी शुरुआत बचपन से हुई है, गाँव ग्रामीण परिवेश से हुई, तो गाँव से जी, जुड़ी हुई है। मैं गाँव और बचपन मेरी कविता का एक शीर्षक है। जी, तो जी, मैं सुनाना चाहूँगा, गाँव से जुड़ी हुई कविता है, और जी, मैंने उस कविताओं में वो शब्दों का चयन किया है जो गाँव में हम बोलते थे, जो आज नहीं है। आज तो बच्चे जी, शहर जी, में आ गए, तो शहर में जो हमारे रिलेशंस है, बहुत ही दायरा उनका लिमिटेड हो गया है, सीमित हो गया है। तो अब तो जी, केवल जो है पापा, मम्मी या कोई अंकल हैं, चाहे वो सगे अंकल हैं या दूसरे भी कोई है, वो अंकल आंटी होते हैं। जी, लेकिन उस जी, समय प्रॉपर एक शब्द हुआ करता था, चाचा है तो चाची या चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, मामी हैं, मामा, मौसा, इस तरह के हुए करते थे। ये बड़ा मानी रखते थे जब इनको बोल करके पुकारते थे। चाचा को जी, चाचा बोलो तो उनको बड़ा एक अपनापन लगता था। तो जी, इस तरह जी, से ही कुछ शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो कविता मैं जी, सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। मैं रहता हूँ बेशक शहर में, मगर गांव अपना कभी भूल सकता नहीं। मैं रहता हूँ बेशक शहर में, मगर गांव अपना कभी भूल सकता नहीं। घर गली खेत खलियान स्कूल में, घर गली खेत खलिहान स्कूल में, बीता बचपन कभी भूल सकता नहीं। मैं रहता हूँ बेशक शहर में, मगर अय्या बाबा ताऊ चाची चाचा सभी, अय्या बाबा ताऊ चाची चाचा सभी, घर में रहते थे मिल सारे भाई बहन। खाते पीते झगड़ प्रेम से बीतते, रोते गाते और हंसते हंसाते वो दिन। दादा नानी से किस्से कहानी सुनी, दादा नानी से किस्से कहानी सुनी, उन बड़ों को कभी भूल सकता नहीं। घर गली के खेत खलिहान स्कूल में, बीता बचपन कभी भूल सकता नहीं। अब स्कूल की चर्चा करता हूँ। जी, पाठशाला में पट्टी कलम और दवात, पाठशाला में पट्टी कलम और दवात, टाट पट्टी पढ़ाई की बुनियाद थी। अच्छे संस्कार गुरुजन और परिवार से मिली उन्मुक्त जीवन की सौगात थी। गेंद कंचा कबड्डी चोर और पुलिस, गेंद कंचा कबड्डी चोर और पुलिस, गिल्ली डंडा कभी भूल सकता नहीं। घर गली खेत खलिहान स्कूल में, बीता बचपन कभी भूल सकता नहीं। जन्मदिन पर पुआ और पकौड़ी बटे, जन्मदिन होता था तो एक प्रथा होती थी, पुआ बनते थे हमारे यहाँ, वही मोहल्ले पड़ोस सब लोग आते थे, उनको बांटे जाते थे। पकौड़ी जी, बनेंगे, पुआ बनेंगे, ये इस तरह का होता था। तब केक वेक वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं था।
जी, तो जी। वही है, जन्मदिन पर पुआ और पकौड़ी बटें, कभी केक पर मोमबत्ती बुझाई नहीं। छुट्टियां बीतती बुआ मामा के घर, छुट्टियां बीतती बुआ मामा के घर, गोवा शिमला में छुट्टी मनाई नहीं। आए मेहमान घर मानो उत्सव मने। बड़ा अच्छा लगता था जब घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई तो अतिथि आता था, वो 1-2 दिन रुकते थे, साधन कोई था नहीं, आ गए तो 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन, बड़ा अच्छा लगेगा। तो वही जी, है, आए मेहमान घर में, आओ आए मेहमान घर मानो उत्सव मने, रिश्ते जीवंत थे भूल सकता नहीं। घर गली खेत खलिहान स्कूल में बीता बचपन कभी भूल सकता नहीं। घर गली खेत खलिहान स्कूल में, जहाँ चिड़ियों के कलरव से ही भोर और सुबह उठते ही चिड़ियों का शोर होता था। तो जी, जहाँ चिड़ियों के कलरव से ही भोर और पानी भरने का कुएं घाट पर शोर था। खेत में दिखते थे बैल हलदर जहाँ, खेत में दिखते थे बैल हलधर जहाँ, थी गरीबी, थी गरीबी पर आनंद सब और था। माँ पिता गुरु बुजुर्गों का सम्मान था, माँ पिता गुरु बुजुर्गों का सम्मान था। ऐसी पावन धरा भूल सकता नहीं, ऐसी पावन धरा भूल सकता नहीं। घर गली खेत खलियान स्कूल में बीता बचपन कभी भूल सकता नहीं। जी मैडम। बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई और बचपन में खो गए। किशोर सर भी खो गए, लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बचपन बहुत याद आता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो आपने बात की, बिल्कुल पहले जब मेहमान आते थे, हम लोग कितना खुश हो जाते थे कि मेहमान आए हैं, और जितने दिन रुकते थे, 2 या 3 दिन और कोशिश करते थे कि वो और रुकें, अच्छा लगता था। और चाचा, मामा, मतलब इसमें एक अलग ही प्रेम था जब हम किसी को चाचा कहते थे, ताऊ, मामा, मामी। और हाँ। आजकल तो वो सब अब अंकल आंटी अब हो वो गए हैं। मैम रिश्ते वो विलुप्त होते जा रहे हैं, अब बिल्कुल खत्म। अब तो जी, जी, बता दे दिया, या तो मम्मी डैडी या फिर वो अंकल, दो ही रिश्ते रहते हैं। और वही वो ये बड़ा जो है अजीब सी है, पहले अच्छा लगता था। पहले अच्छा लगता था, और हम वो कहते थे ना चाचा ताऊ, उनको भी रिश्ते का ख्याल रहता था। इसीलिए आजकल ये रिश्तों का कोई मायने भी नहीं रहा है। आजकल सारे, मतलब किसी भी रिश्ते पे आप भरोसा नहीं कर सकते। उस समय के रिश्ते नहीं, भरोसे के लायक होते थे, क्योंकि उनको रिश्ते का जी एहसास जी, होता था। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही यार। जी। आपने 1986 में भारतीय सेना ज्वाइन की। उस समय आपके मन में क्या भावनाएं थी? 1986 से पहले 1985 में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। जी, अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और तो डेफिनेटली एक ये रहता है कि चलो पढ़ाई तो लगभग पूरी हो रही है, तो रोजगार का एक समस्या सामने रहती थी। तो रोजगार हम्म। के लिए बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और उसके बाद फिर हमने एक अनएडेड स्कूल था, इंटर कॉलेज हमारे गांव के पास ही था, मैं उसको फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। जी, हालांकि वो जी, अनएडेड था, तो मैंने उसमें काम करना शुरू किया। और इसी बीच में जब ये जगह निकली आर्मी में सेना शिक्षा अनुदेशक की, तो हमने जी, यहाँ से अप्लाई किया। हमारे यहाँ सेंटर जो पचमढ़ी है, वहाँ पर वो एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, 5-7 दिन रहना पड़ता है। और जी, उसके जी, बाद जब अब ये शिक्षा अनुदेशक के रूप में जब नौकरी मिली, तो स्कूल जी, का जॉब मैं कर रहा था, उसको छोड़ दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। तब एक हम्म, नौकरी मिल जाना, वो भी गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद भी एक सेना की नौकरी, बड़े गौरवशाली क्षण थे जी, जब जी, हमें ये नौकरी करने का अवसर मिला। हालांकि जब हमारे पिताजी को ये पता लगा कि मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ, मेरे से बड़े वाले भाई साहब भी यही सेना शिक्षा कोर में भी थे, तो जी, जी, वो सुना करते थे। और असंतुष्ट वो इसलिए थे, वो भाई साहब हमारे जो थे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा में कार्य पर्यवेक्षक बन गए थे, गेस्टेड रैंक था। जी, और जी, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था, जिससे जनपद गाजियाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, और इसी बीच उन्होंने यहाँ भी अप्लाई किया था और इसमें सिलेक्ट हो गए।
तो हमारे हुँ, घर में तो छोड़ो, गाँव में भी कोई फ़ौज में नहीं था, तो उतनी जानकारी नहीं थी, तो फ़ौज में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो उन्होंने वो पद छोड़ा वहाँ से और फ़ौज हुँ, जॉइन कर ली। तो वो प्रेरणा एक हमारे दिमाग में कहीं थी कि फ़ौज में ज़रूर जाना है अगर अवसर मिला, और वो अवसर जी, आया और हमें फ़ौज में मैं उनकी प्रेरणा से मैं गया और बस सेना जॉइन कर ली। बड़ा अच्छा लगा और आज मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक सैनिक। जी। ये हम सभी के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मन में बहुत सारे सैनिक जुड़े हैं। जब एक सैनिक देश की सेवा करता है तब तो गर्व के पल होते हैं, लेकिन जब सेवानिवृत्त होने के बाद में वो उसके बाद भी अगर किसी से जुड़ता है तो वो तो गर्व की बात होती है, और सैनिक तो हमेशा सैनिक ही रहता है। तो हमें भी बहुत गर्व है आपसे बिल्कुल, जुड़ बिल्कुल। के। जी। जी, एक बिल्कुल। एक शिक्षा अनुदेशक के रूप में आपकी भूमिका क्या होती थी? मेरा फ़ौज में ऐसा होता है जब भर्ती हो जाते हैं तो एक ट्रेड अलॉट होता है, तो हम तो इनिशियली एक फिक्स ट्रेड में ही गए थे। तो जो जी, सेना शिक्षा कोर है उसमें बेसिकली क्लर्क्स और ये शिक्षा अनुदेशक 2 ही ट्रेड होते हैं। जी, और जी, शिक्षा अनुदेशक के रूप में मैं भर्ती हुआ जैसा मैंने अभी बताया। और जी, शिक्षा अनुदेशक के रूप में भर्ती होने के बाद मैं अंडर ट्रेनिंग रहा, प्रशिक्षण प्राप्त किया अपना एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। वहाँ जी, से फिर जी, हमारी पोस्टिंग शुरू हुई, तब हमारा काम शुरू हुआ। एक्चुअली जी, शिक्षा निदेशक का काम जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो इधर पठानकोट साइड में कहीं हुई थी एक यूनिट में। तो हम जी, लोग शिक्षा निदेशक के रूप में जब पोस्ट उस समय किए जाते थे, व्यवस्था आज भी वही है, थोड़ा बहुत चेंज आया समय के हिसाब से। तो जी, यूनिट्स हैं, फॉर्मेशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बड़े-बड़े सेंटर्स हुँ, हैं जो ट्रेनिंग सेंटर्स, उनमें हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी। तो जी, इसके जी, हिसाब से मेरी भी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर शिक्षा निदेशक का काम क्या होता है, जो जवानों को उनकी जो योग्यता के लिए जो बेसिक एजुकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग जी, यहाँ से उस समय, अब तो ख़ैर मैक्सिमम सब 12th पास ही जाते हैं। ग्रेजुएशन, हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी जा रहे हैं, तो आज तो थोड़ी व्यवस्था चेंज है। लेकिन उस समय जी, क्या होता था, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल बंदे मिलते थे और फ़ौज में जाते थे। इंटरमीडिएट होंगे, हाई स्कूल। बावजूद हुँ, इसके उनको प्रमोशन के लिए कुछ शर्तें हुआ करती थी जो उन्हें पूरी करनी होती थी एजुकेशन के हुँ, संबंध में। तो जी, एजुकेशन से जुड़ी उनकी कुछ जो है क्लासेस होती थी, वो उन्हें पूरा करते थे, तब आगे उनके जो है क्रमशः प्रमोशन हुआ करते थे। अगर एक जवान है, सिपाही है, तो वो लांस नायक नायक बनेगा, हवलदार बनेगा, जेसीओ नायब सूबेदार ऐसे बनते थे। तो उनके लिए कुछ एजुकेशंस होती थी जो करना हुँ, पड़ता था, और कुछ मानचित्र मैप रीडिंग की भी कुछ पढ़ाई होती थी जो हुँ, शर्तें पास करती थी। उनकी जिम्मेदारी वो इम्पार्ट एजुकेशन करने की वो हम लोगों की हुआ करती थी। तो हम यूनिट्स जी, में या फॉर्मेशंस में जा करके ये उन हुँ, जवानों को अपनी जो एजुकेशन इम्पार्ट करते थे, ट्रेनिंग के हिसाब हुँ, से जो हमने पढ़ाई सिखलाई की, और उनको वो योग्यता हासिल कराते थे ताकि वो जो है अच्छा प्रमोशन लें और आगे बढ़ें। जी, तो मेन जी। काम हमारा यही होता था उसमें। जी, बहुत अच्छा लगा, और मुझे किशोर सर का कमेंट्स पढ़ के हँसी आ रही है। उन्होंने सही बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि मेहमान पैसे देके जाते थे, उसका इंतज़ार रहता था। ये बिल्कुल सही बात है, हम हाँ, लोग छोटे-छोटे होते थे तब यही होता था कि मेहमान जाएँगे तो कितने पैसे देके जाएँगे, तो सुन के बचपन अब याद आ भाई गया। तो मनुष्य तो एक लालची जीव रहा है शुरू से। और जी, लालच लालच जहाँ है वहाँ ये अपेक्षाएँ बढ़ जाती है, मेहमान आए कुछ दे के जाएँ, कुछ लेके आएँ। तो यही होता है और बड़ा अच्छा है। किशोर सर तो मतलब वो भी जुड़े, मेरा जैसा ही उनका भी है, गाँव से वो भी जुड़े रहे और शहर में जी। भी रहे, और आज तो अच्छे शहर में रह रहे हैं। तो हुँ, बड़ा अनुभव है उनको और बड़े अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, उनको सब चीज़ पता है। तो मेहमान जी, का किस तरह से हम लोग जो है इंतज़ार करते थे, कोई आए, पैसे दे, कुछ लेकर, इवन पैसे ही नहीं, कुछ वो लेकर के भी आते थे। लेकर भी तो आए, हाँ। फल, फ्रूट, मिठाई जो भी लेके आएँगे वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ ही थी, और खुशियों के लिए इतना वजह बहुत थी हमारे लिए। जी, जी। मतलब वही मेरे कहने का और किशोर सर का भी यही मतलब है कि हम लोग छोटी-छोटी खुशियों में कितना खुश हो जाते थे। आजकल के बच्चों की जगह उस समय हम लोग कि मेहमान के आने से खुश हो गए। अगर वो आया, कुछ लेके आया तो उसमें खुश हैं, पैसे कुछ दे के जा रहा है उसमें खुश हैं। छोटी-छोटी खुशियों में हम लोग खुशियाँ कितनी मतलब ढूँढते थे, कितना खुश हो जाते थे। बचपन तो कितना प्यारा था हमारा। वही तो मैंने कहा, साधन सीमित थे, खुशियों की कोई वजह होती नहीं थी। अब कोई जी, आज की जी, तरह कोई वैसा एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, मोबाइल्स थे नहीं, कोई इंटरनेट, बाकी कोई सोशल मीडिया और कोई प्लेटफ़ॉर्म था नहीं। तो जी, डेफ़िनिटली हमारे लोगों को खुशी होने के लिए या तो हम आपस में खेलें, वो अभी हमने ज़िक्र किया गुल्ली-डंडा, कंचा, जी। कबड्डी, छिपम-छिपाई, पुलिस चोर, इस तरह का। या हुँ, दूसरा एक खुशी, जब सामाजिक खुशी वो यही होती थी
कि अब घर में तो माँ-बाप, चाचा-ताऊ तो डेली है, वो इतनी खुशियाँ क्या देंगे, लेकिन ये था कि जो कोई मेहमान कोई भी आ रहा है, तो एक जी, विशेष जो है ये रहती थी, वो कुछ न कुछ लेके आएँगे। बड़ी प्रसन्नता जी, होती थी और जाते समय कुछ दे के जा रहे थे, तो जी, ये तो एक बहुत बड़ी वजह होती थी और इससे लोग बड़े जुड़े थे और मेहमान को भी खुशी होती थी कि चलो बच्चे इस बहाने से हमारे से खुश होते हैं। अच्छा जी, लगता था, जी, एक मतलब अच्छे एक अलग ही व्यवस्था थी वो हमारी प्रवेश की। अब जी, बातें बहुत चेंज हो गई हैं। तो जी। ये है, फ़र्क तो समय के बढ़िया, उस हिसाब टाइम से बदल स्विग्गी, रहा ज़ोमैटो भी नहीं था कि हम कुछ बाहर से मँगा लें। है। हाँ, ये तो जी। जी। आपके 28 वर्षों के सेवा काल का कोई ऐसा अनुभव साझा करें जो आज भी आपको याद हो? 28 साल का तो अनुभव बहुत बड़ा है और सेवा काल हालाँकि बाकी जैसे किशोर सर हैं, इन लोगों से हुँ, हमारा कम रहा है कि मैं कुछ जो है मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गया था। मेरी आई में दिक्कत हो गई थी, तो मेरी जो जी, लेफ्ट आई है दैट वाज़ ऑपरेटेड एंड लेंस वाज़ इम्प्लांटेड और आफ्टर ओके, दैट वो एक्सप्लांट भी कर दिया गया। फिर एम्स दिल्ली में हमने ट्रीटमेंट कराया था, तो मैं कैटेगरी डाउन हो गया तो ज़्यादा आगे नहीं सर्विस कर पाया। नहीं तो जी, जी, आगे भी जा सकता था। लेकिन जो भी सर्विस 26-28 साल का जो दौर था हमारा, उसमें बड़े उतार-चढ़ाव चढ़ाव होते थे। जैसा अभी हमने आपको बोला कि हम लोग जो है यूनिट से लेकर के फॉर्मेशन सेंटर्स और अलग-अलग हुँ, जगह पोस्ट किए जाते हैं। जी, पर्पज़ जी, वही था जो अभी बताया। लेकिन अलग-अलग जगह पोस्ट किए जाने के हिसाब से अलग-अलग माहौल मिलना, अलग-अलग मौसम मिलना, अलग-अलग जो है जो टेरेन होता है, जो हमारा जो धरातली जो संरचना अलग-अलग होती थी, उसके हिसाब हुँ, से हमारे को चैलेंज होते थे। तो जी, मेरी जी, आँख का भी खराब होने का एक मेन कारण यही था, श्रीनगर में मैं पोस्टेड था और वहाँ पर जो है बर्फ़ डॉक्टर के हिसाब से मुझे तो ऐसा नहीं महसूस हुआ क्यों खराब हुई। बर्फ़ जी, बताते हैं आइस जो पड़ जाती है, तो बर्फ़ वो हाँ, लगने से चमक की उसकी चमक से आँख में कमज़ोरी आती है। जिसकी वज़ह से ओह! जो कैटरैक्ट हुआ और कैटरैक्ट होने के बाद फिर जो हमारे को वहीं 92 बीएच है, एक हॉस्पिटल होता है श्रीनगर में, उसमें हुँ, हमारा ये हुँ, ऑपरेशन हुआ। बाद में ये ऑपरेशन खराब हुआ, मेरी आँख में काफ़ी समस्या हुई। लिहाजा मुझे ओह! वापस जल्दी आना पड़ा। लेकिन मैं 2 तरह के अनुभव बताना चाह रहा हूँ और जो सर्विस काल में 2 अनुभव हुए। एक तो ये था ही, वो तो हमारा हुँ, व्यक्तिगत बात थी, लेकिन सर्विस की बात ये है कि जब मैं हुँ, उसी समय श्रीनगर में पोस्टेड था, हुँ, तो हुँ, एक कड़वा अनुभव बता रहा हूँ जो है ये जी, जो सर्विस का। तो जिस यूनिट में मैं पोस्टेड था, यूनिट कहिए या फॉर्मेशन थी वो, तो हुँ, उस हुँ, यूनिट में एक बार आतंकी टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ था। तो हम लोगों हुँ, के पास एक इन्फॉर्मेशन रूम होता है, जहाँ पर हम लाइब्रेरी वगैरह भी रखते हैं और अपना जो हमारी ऑफ़िस वगैरह होती है उसी इलाके में। तो हुँ, वो हुँ, ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, रात के समय कोई होता नहीं है उसमें। तो वो लोग जी, आकर के उस रिक्रिएशन रूम इन्फॉर्मेशन रूम था उसके उनका उन्होंने धक्का मारा, ज़्यादा ऐसे बंद भी नहीं था, खुला हुआ था, हुँ, हुँ, उसमें वो घुस गए। और घुसने के जी, बाद 10 या 11 बजे 12 बजे आकर के जो हमारे एक हेडक्वार्टर की टुकड़ी थी, उन पर उन्होंने अटैक किया तो 3 या 4 बंदे मार दिए। तो जो मेन मुख्यालय होता था उसमें ट्रेड्समैन होते थे। तो ट्रेड्समैन हाँ, में जैसे मतलब वाशरमैन हैं, स्वीपर हैं या कुक हुँ, वगैरह हैं, इस तरह के लोग जो है उस प्लाटून में थे जिसमें वो जो है उन्होंने अटैक किया। उनको ये चीज़ मालूम जी, नहीं थी, वो घुस तो आए अंदर इसी तरह से कहीं से भी और वो हाँ, जब हाँ, अटैक किया उन्होंने तो उन्होंने 3 या 4 कैज़ुअल्टी कर दी, मार भी दिया उनको। तब तक बाकी जी, लोग अलर्ट हो गए। तो ये ट्रेड्समैन हैं, उनको इतना हथियार की भी नॉलेज नहीं है। तो एक इंसास राइफ़ल हम लोगों को सुबह वहाँ दी जाती थी। तो हुँ, इंसास हुँ, राइफ़ल जो है वो उनके सबके पास वहाँ अलॉट होती है। मतलब वहाँ जी, अम्यूनिशन और हथियार दोनों सभी के पास होता है क्योंकि वहाँ तो वैसे ही टेररिस्ट ज़ोन है, तो जी, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन चूँकि वो एक हादसा हो गया उस समय, तो ये हुँ, हुँ, कैज़ुअल्टी हुई। लेकिन ये कैज़ुअल्टी और ज़्यादा हो जाती उन लोगों को वो इंसान नई-नई उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी आर्मी में, तो वो उन हुँ, हुँ, लोगों ने उसको कॉप नहीं कर पाया। मतलब जो 2 या 3 आतंकी जो बंदे थे, वो नहीं कर हाँ, पाए, नहीं हाँ, तो बहुत सारे लोगों को मार देते। जब तक 1 या 2 मारे तब तक बाकी प्लाटून जो तो अलर्ट मोड पे तो रहते थे, सब जगह फेंसिंग, एलएमजी-वेलएमजी अच्छे हथियार होते थे, तो उनको जी, कंट्रोल कर लिया लेकिन वो इनसाइड द कैंपस उनको मार दिया गया। हुँ, 2 या 3 थे शायद, 3 में जो है तीनों को मार लिया गया क यूनिट के अंदर ही। लेकिन वो 2 या 3 जवान हमारे खत्म भी कर गए यूनिट में। तो उस हुँ, समय ये मेरी आँखों देखी नहीं थी लेकिन मैं यूनिट में प्रेज़ेंट था। तो हम लोग अच्छा, थोड़े सेपरेट अलग कहीं एक लाइन में एक रूम था, उधर रहते थे। तो वहाँ हुँ, उतनी ज़्यादा पता नहीं चला, जब गोली-वोलियों की आवाज़ हुई, धमाके हुए, सब लोग इकट्ठे हुए, उनको मार लिया गया, तब पता चला। तो सारे लोग अलग तो एक अलार्म बजता है, उसकी वजह से पूरी आर्मी सारी वहाँ थी, वो सब इकट्ठा हो गए।
आगे तक सूचनाएँ दी, बहुत उस अधिकारी वगैरह और भी आ गए थे। तो ये बड़ा दुखद घटना थी कि उस समय अगर वो इंसास वगैरह जो चला पाते तो शायद और भी ज़्यादा घटना कर सकते थे दुर्घटना। तो ये जी, एक सबसे बड़ा जो है वो था दुखद मान लीजिए या एक रिस्की अनुभव था। जी, दूसरा सर्विस के दौरान एक सुखद अनुभव की मैं बात करता हूँ। सुखद हमको जी, हमको अनुभव में एक पोस्टिंग हमको मिली मिलिट्री स्कूल चैल में। जी, तो जी। मिलिट्री स्कूल चैल टोटली आर्मी एनवायरनमेंट से डिफरेंट है, हालाँकि तरीके वहाँ पर भी वही हैं और उसमें हुँ, वहाँ प्रिंसिपल भी हमारे ही एईसी के अपना सेना शिक्षा कोर के ही प्रिंसिपल थे, कर्नल औलख थे। जी, जी, वो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, तो हम 2, 3, 4 इंस्ट्रक्टर थे, तो हालाँकि हम लोगों को परमानेंटली वहाँ भेजा नहीं जाता मिलिट्री स्कूल्स में। लेकिन जब वहाँ जी। पर टीचर की डेफिशिएंसी होती है, तो उन हुँ, हुँ। डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए टाइम बीइंग जो है हमारे एजुकेशन से भी उनको एईसी से उनको भेजा जाता है, हमारी कोर जी, से। तो जी, मेरी जी, भी कोर हुई तो वहाँ 2 तरह के टीचर होते हैं मिलिट्री स्कूल में, एक असिस्टेंट टीचर, एक गेस्टेड टीचर। जी, Assistant जी, teacher they teach the students up to 10th class और vested teachers they teach the students up to 11th and 12th class जी, इंक्लूडिंग उनको जो एनडीए के कैंडिडेट्स होते हैं उनको हमें जो उनकी तैयारी करानी पड़ती है एनडीए के थ्रू जो आर्मी में जाते हैं बच्चे जो 12th हुँ, क्लास के जो लास्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं उनको तैयारी करानी होती है तो ये जी, काम था तो मैं एज ए इंग्लिश टीचर असिस्टेंट टीचर वहाँ पर पोस्ट हुआ था हुँ, हुँ। असिस्टेंट टीचर में गया 2-3 और भी वहाँ पर थे तो वो बड़ा एक अच्छा लगा और जो सीनियर बच्चे थे उनके साथ पढ़ने का और पढ़ाने का साथ में बहुत सारी कुछ सीखने की चीज़ें मुझे पता लगी क्योंकि मुझे मुझे जब उनका गेस्टेड टीचर नहीं होता था तो इंग्लिश के उनके 10th एंड 12th के भी 11th 12th के भी क्लास लेने पड़ते थे साथ ही जी, जी, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो एनडीए की तैयारी करते थे उनको वो भी पढ़ाता था मैं तो वो एक अच्छा सुखद जो है पीरियड हमारा था जब मैं मिलिट्री स्कूल चैल में रहा और जी, बहुत जी, अच्छा मेरा समय वहाँ पर गुजरा था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये एक सुखद अनुभव जी, है सेना अपनी सेवा का। जी, जी, बहुत अच्छा। और सोनिका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कमेंट्स जी, कर रही हैं। मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, और वो अपने आपकी पिछले वाले उस पे वो बच्चों वो कविता पे वो कमेंट्स कर रही हैं कि बच्चों को उत्सुकता होती थी कि कितने पैसे मिलेंगे, ये बाल सुलभ स्वभाव था। बच्चों की आदत होती है। तो वही अब बच्चों का कभी स्वभाव ही ऐसा है लेने की उनको रहती है, चाहे मीठा, फल कुछ भी मिले या फिर पैसे मिले। उनको कुछ नहीं जी, कोई लाता था तो पैसे दे ही देते थे, चलो पैसे ले आना आप टॉफ़ी ले लेना या कुछ और ले लेना। तो बहुत जी, जी, अच्छा है ये। जी, जी। सर अब एक कविता और आपकी सुन ली जाए, तो जो हमारे दर्शक लोग हैं, श्रोता लोग हैं, उनको आनंद आएगा। जी, एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ अब मैं जो है आर्मी से जब रिटायर्ड हुआ तो मुझे जॉब मिला हुँ, एक हुँ। परिषदीय विद्यालय होते हैं, जिला परिषदीय हमारे यहाँ यूपी में विद्यालय आप तो घर आपको भी पता होगा। तो जिला हमें भी परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एजुकेशन के होते हैं स्कूल्स। जी, जी, हुँ। तो उसमें भी मैंने पढ़ाया और उसके बाद जब मैं जो अनुभव जो मैंने एज ए टीचर वहाँ जब मैं रहा तो मैं अनुभव किया तो जी, वहाँ जी। की थोड़ी-सी बात हमने ये अभी नहीं है, पहले ही तभी हमने ये लिखी हुई थी 1-2 चीज़ें, हुँ, उसको मैं हुँ। आपको सुनाना चाहूँगा, आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो स्वागत है। हालात क्या थी एक्चुअली, अब चूँकि हम भी उसके पार्ट रहे, लेकिन हमें सुनाने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो जी, सच्चाई है वो मैंने लिखी, तो जो जी, कलमबद्ध की है वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जी, परिषदीय विद्यालयों की ये एक हालात है जिसको मैं बताता हूँ। जी, यूपी के परिषदीय विद्यालय की दयनीय जो परिषदीय विद्यालय है उनकी हालत है यूपी जी, के परिषदीय विद्यालय की दयनीय हालत का खस्ता हाल आपको सुनाते हैं यहाँ हर वर्ग के बच्चे पढ़ते थे पहले आज मजबूर लोग बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं हमारे समय में हर वर्ग के लड़के पढ़ते थे हमने खुद प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन ली जो प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल जो अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होते थे स्कूल गवर्नमेंट जी, जी। स्कूल हैं जो यूपी के उनमें ही पढ़ा लेकिन आजकल लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो हुँ, उसी की हुँ। जिक्र है यहाँ पर यूपी के परिषदीय विद्यालय की दयनीय हालत का खस्ता हाल आपको सुनाते हैं पहले हर वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ते थे आज मजबूर लोग बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं ओछी राजनीति से प्रभावित है शिक्षा नीति
बच्चों को पता है फेल नहीं किए जाते हैं, ऐसे ही सोच के शिकार हुए सारे बच्चे पढ़ने की चिंता छोड़ खाना खाने आते हैं। सिचुएशन ये है कि अब इस समय कक्षा 8 तक बच्चों को फेल करने की प्रथा नहीं है अभी तक भी। जी, हालांकि ये जी। न्यू शिक्षा पॉलिसी है, उसमें आ रहा है इस तरह का कि शायद बच्चे फेल किए जाएंगे। तो हुँ, हमने ये खुद महसूस किया है, मुझे खुद, मेरे पास बच्चों की कॉपी भी कुछ नहीं लिखा है, बच्चा आया भी नहीं है, लेकिन आदेश ये थे कि सबको पास, फेल नहीं करना है। और अगर जी, आते भी बच्चे थे तो ग्रामीण परिवेश के गरीब और इस तरह के बच्चे थे जिनको कोई और ऑप्शन था नहीं पढ़ाने का, वो पढ़ते थे। तो मेन हुँ, उनका मकसद होता था जो एमडीएम बनता है, मिड डे मील, जो मिड डे जी, मील को खाने का उनका एक वो था, वही एक मकसद था। तो उसी के जी, बारे में भी मैंने चर्चा की है। ऐसे जी, ही सोच के शिकार हुए सारे बच्चे पढ़ने की चिंता छोड़ खाना खाने आते हैं। शिक्षा अभियान का चूर हुआ अभिमान, तो भी सर्व शिक्षा का ढोल हम बजाते हैं। आ ई ई ए बी सी डी 1 2 3 4, गुरुजन गर्व से खूब पढ़वाते हैं। बच्चों की चाल देखो चाहे तुम पढ़ाओ खूब, 9 दिन चल के भी 2.5 कोस जाते हैं। वजीफा और मिड डे मील मील का पत्थर है, जिसे पाके बच्चे बापू खुश हो जाते हैं। बच्चे और उनके पिताजी दोनों को यही चाहिए कि बच्चे को खाना मिल जाए और बापू को वजीफा वगैरह कुछ पैसा आता था, कपड़ों का जी, स्वेटर का वो मिल जाता था, वो इसी में खुश थे। जी, तो साक्षर घर परिवार है जरूरी, क्योंकि बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार है। पढ़ा लिखा परिवार देता अच्छे संस्कार, संस्कारी बच्चा परिवार का आधार है। सभी और शिक्षित समाज के स्वरूप से ही सपना सभी का हो जाता साकार है। भ्रष्टाचार मुक्त स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प ले, इज्जत इज्जत से जीने का सभी को अधिकार है। अंतिम है, बेसिक शिक्षा का विकास करना है तो जरूरी है, मूलभूत ढांचे का विकास होना चाहिए। आलसी और लालची प्रवृत्ति परित्याग कर अफसर व शिक्षकों को काम करना चाहिए। शिक्षा कर्मी की कार्यशैली के आधार पर प्रमोशन डिमोशन का लाभ मिलना चाहिए। स्कूलों के उत्थान का अंतिम उपाय है कि यहाँ शिक्षा कर्मियों के बच्चे पढ़ने चाहिए। तो ये कविता है। मेन चीज ये है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, इवन जो हुँ, प्राइमरी और जूनियर में टीचर्स हैं, खुद वो उनके बच्चे प्राइमरी टीचर और जूनियर में नहीं पढ़ते जो विद्यालयों जी, में, जी। वो हुँ, पब्लिक हुँ, स्कूल कॉन्वेंट स्कूल बाहर ही पढ़ाते हैं। तो जी, अगर शिक्षा का मेन कहने का एक यही एक मतलब है, अगर इनका वास्तव में विकास करना है तो शिक्षा हुँ, कम से कम बाहरी लोगों को नहीं तो शिक्षा से जुड़े जितने शिक्षक हैं अधिकारी हैं उनके बच्चे तो यहाँ पढ़े, तो पढ़ाई का जी, जो है स्तर काफी बदलेगा। ये हमने बताने की कोशिश की। जी, बहुत अच्छी कविता और बहुत सच्चाई आपने बताई कविता के ज़रिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी आपने जी। 2 ह आपने 2013 से 2023 तक विद्यालय में पढ़ाया है, तो आपका वो अनुभव कैसा रहा पढ़ाने का? जी मैं आर्मी से आया तुरंत जी, हमने ये जॉइन में जैसे 2012 के लास्ट में आया था और 2013 से हमने ये जॉब शुरू कर दिया था। हालांकि मैंने उससे पहले भर दिया था, तो मैं प्रवक्ता, हमारा जो सिलेक्शन झांसी में हो गया था, एक गरोठा जगह है अखंडानंद इंटर कॉलेज गरोठा, तो जी, प्रवक्ता जी। अंग्रेजी में मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ पर गया भी था। एक प्रिंसिपल हुँ, श्रीवास्तव साहब थे, वो भी आयोग से आए हुए थे। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं भी की, लेकिन जब मैं वापस आया मैं बोला अब सब सामान सुमन लेके आऊंगा तो हुँ, ज्वाइन करूंगा, लेकिन यहाँ पे घर में बच्चों ने काफी ऐतराज किया। बोला पापा आप सारे समय तो बाहर रहे, इतना पूरा 26 साल 28 साल या जो भी आपने जो समय निकाला, लगभग हम बेशक साथ रहे फिर भी दूर रहे, उतने मिलने, हुँ, अब घर पे समय है तो यहाँ। तो मुझे भी ऐसा जरूरत महसूस हुआ, मैं यहाँ था, बच्चे पढ़े बड़े, पढ़ लिख करके बड़े तो हो ही गए थे। शादी हुँ, उनकी होने को थी, क्योंकि मैं जी, आया ही इसी मकसद से आगरा था वापस, क्योंकि अपना यहाँ सोसाइटी है, कम्युनिटी है, तो शादी हुँ, वगैरह का, बच्ची मेरे पास बिटिया भी एक छोटी थी, तो जी, बच्चों का जॉब भी बच्चों ने करना शुरू कर दिया था, तो मुझे उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं है। तो बच्चों ने जब ऐतराज़ किया, सबने कहा, तो मैंने वहाँ पर फिर जाके जॉइन नहीं किया। लेकिन इन द जी, मीन टाइम मैंने टीईटी वगैरह भी कर ली थी। मैं फौज में रहते हुए ही मुझे पता था कि अब रिटायर्ड होने वाले हैं, तो ये हुँ, टीईटी वगैरह होता है, तो ये हमने कर लिया था। और उसी जी, आधार पे 2011 या 12 में हमने यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दे दिया था, 13 में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने फिर हुँ, ज्वाइन कर लिया था। जी, तो ये हमारा एक था 2000 सिविल में आने के बाद। अब रहा अनुभव, तो अनुभव तो कुछ तो हमने आपको इसकी जिक्र करी है।
ये तो बच्चों जी। की स्कूल की जो स्थिति थी वो हमने बताई आपको। अब हुँ। आजकल क्या है, जैसे ही अपने अब तो एक सेशन चेंज कर दिया, पहले जुलाई से होता था एकेडमिक ईयर शुरू, अब अप्रैल से हुँ। शुरू होता है, मार्च एंडिंग में 31 मार्च को खत्म, और हाँ 1 जी। अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है। तो जी, अब जी। ये प्राइमरी स्कूल में चूँकि बच्चों की प्रॉब्लम होती है, हालाँकि मैं तो अब देख रहा हूँ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह भी हैं, उनकी भी मैडम्स वगैरह आती हैं घर-घर, ये पर्चे बाँटते हुए कि भई स्कूल चलो ऐसे। तो हुँ, उसी हुँ। तर्ज पर क्या है, प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल में भी उनको एक इस तरह का मैसेज आता था ऊपर से कि भई जी, जाओ और बच्चों को बुलाओ गाँव में, बच्चे अपने आप नहीं पढ़ने आते हैं तो उनको गाँव से बुला कर के लाइए। तो जी, एक जी। स्कूल चलो अभियान, इसके तहत उन्होंने एक जो है अभियान चलाया, उसका नाम था स्कूल चलो अभियान। और स्कूल हुँ, चलो अभियान के तहत सारे टीचर जाएँगे, गाँव में बच्चों को जो है बुलाएँगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको हुँ। उनके पेरेंट्स से बोलेंगे आप एडमिशन कराइए, और जो पढ़ रहे हैं स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हाँ। आप कहेंगे कि उन बच्चों को भेजिए, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये पता करेंगे। तो हुँ, हुँ। इसी जो प्रॉब्लम पर जो टीचर्स को क्या फेस करनी पड़ रही थी, जब हुँ। स्कूल चले अभियान पर मैंने एक कविता एक लिखी है, जो कुछ लाइनें लिखी हैं, वही मैं जी, जी। आपको शेयर करता हूँ। जी, स्वागत है। अजब हालात गुरुजन के कि घर-घर जाना पड़ता है। अजब हालात गुरुजन के कि घर-घर जाना पड़ता है। तनिक एहसान करने को निवेदन करना पड़ता है। तुम्हारा लाल है कैसा, कहाँ वो व्यस्त रहता है। तुम्हारा लाल है कैसा, कहाँ वो व्यस्त रहता है। आया हूँ याद दिलवाने की, वो विद्यालय में पढ़ता है। अगर पढ़ता नहीं अब तक तो उसका नाम लिखवाओ। किताबें ड्रेस जूते और बस्ते मुफ्त में पाओ। अतः सभी नम्र शक्ति से उसे पढ़ने को समझाओ। नजर हल नजर हल पर नजर नजर हर पल रखो उस पर, कहो स्कूल तुम जाओ। चाहे बेटा हो या बेटी, नजरिया एक अपनाओ। पढ़े दोनों बने काबिल, ये तुम सब करके दिखलाओ। ये संभव तभी होगा जब माँ बाप जागेंगे। कसो नट बोल्ट बच्चों के, तभी स्कूल भागेंगे। उपस्थित रोज 100% अगर स्कूल में होगी। पढ़ेंगे नित्य तन मन से, सफलता कदमों में होगी। पर समझाते रहो कितना नहीं कोई फर्क पड़ता है। और जब हालात गुरुजन के घर घर जाना पड़ता है। तो ये अध्यापकों को ये सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ रही है। घर में जा रहे हैं भाई, चलो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो आजकल आलू ये बुनाई चल रही है, इवन बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं, आलू बीनने में लगा देते हैं, 2 पैसे कमा के लाएगा। एग्जाम की जी, परवाह नहीं है कि बच्चा को परीक्षा देनी है। परीक्षा उन्हें पता है, परीक्षा देना इनका काम है, और पढ़ाना और पास करना अध्यापकों का काम है। तो जी, ये यहाँ प्राइमरी का और जूनियर का प्रॉब्लम है। जी, बहुत अच्छा आपने कविता के माध्यम से बताया गुरुजनों का हाल। और अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो पहले के विद्यार्थी, आपके समय के विद्यार्थी और आज के जो विद्यार्थी हैं, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? अब पहले जो विद्यार्थी थे वो उनको उतना ज़्यादा एक अवेकनिंग जो जागरूकता होती है वो ऐसी नहीं थी। उनको तो बोला है कि जाओ पढ़ो, पढ़ने चले जाते थे। आजकल बच्चों को एक टारगेट जो पेरेंट्स उतने ज़्यादा लिटरेट हैं, उन्हें पता है हमें बच्चे को पढ़ाना है, तो डेफ़िनिटली इवन नर्सरी से पहले मैं देखता हूँ बच्चे वो प्ले स्कूल है कौन-सा उसमें डालते हैं। फिर उसके जी, बाद नर्सरी में डालेंगे, एलकेजी में डालेंगे, फिर यूकेजी में डालेंगे, तब कहीं जाकर के बच्चा 1 में आता है। तो ये 4 और जी। 5 साल की बच्चे की जो ट्रेनिंग है, वो बहुत हुँ, मायने रखती है। इससे बच्चे जी, को, और हम हमारे समय में क्या पहले बच्चों का क्या होता था, क्लास 1 में गए, क्लास 1 में वो एबीसीडी तो होता ही नहीं था। अ, आ, इ, ई लिखना सीखते थे। 1, 2, 3, 4 जो भी गिनती का नंबर है, वो सिखाई जी, जाती थी, या अ, आ, इ सिखाया जाता था। तो ये जो एटीट्यूड था, जो बच्चों को जो ग्रेस्पिंग पावर जो बच्चों का है, वो काफ़ी डिफरेंट था। आज बच्चा जी, जब क्लास 1 में जाता है तो उस समय बच्चे का जो थ्रेशोल्ड लेवल है,
वो हुँ, बच्चे का हुँ। बहुत अप्रूव्ड होता है, काफ़ी मतलब जो है आगे होता है बच्चे का। और उस जी, समय जी। क्या है वो उस लेवल पे जो बच्चा आज नर्सरी में जाता है, उस लेवल पे बच्चा पहले क्लास 1 में जाता था, तो ये फ़र्क जी, पड़ता था। तो जी, बच्चा जी। लेकिन फिर भी क्लास 1 में आकर के भी बच्चे पढ़ते थे, तब भी बच्चे अच्छे सर्विस करते थे, अच्छे पढ़ाई हुँ, करके हुँ। निकलते थे। तो पढ़ाई के में और बच्चों की जो स्टडी थी, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसमें भी हुँ, बहुत हुँ। फ़र्क था। और यही फ़र्क मैं समझता हूँ दोनों ही बच्चों में है, आज के बच्चों में, पुराने बच्चों में, तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। जी, जी। अपने पूरे जीवन को देखते हुए आपको सबसे ज़्यादा गर्व किस बात पर है? मेरी लाइफ़ जो मैक्सिमम लाइफ़ के पढ़ाई के बाद जो सालें गुज़री हैं, वो सब फ़ौज में गुज़री हैं, सेना में गुज़री हैं। और जैसा जी, अभी मैंने बताया कि सेना में जाना एक बड़ा गर्व की बात मानी जाती थी और मुझे वो हुँ, अवसर मिला और ये मैं अपने पे बहुत गर्वित हूँ और मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय सैनिक की भूमिका में रहा और आज हुँ, एक वेटरन्स के रूप में रिटायर्ड लाइफ़ गुज़ार रहा हूँ। तो ये हमारे बड़े गर्व के क्षण हैं और मैं अपने को बहुत मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि मेरी चीज़ कोई छूट गई। मेरे करीब-करीब जो हमने सोचा था वो सब मेरे पूरे हुए और आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक रहा हूँ और आज एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त सैनिक का जीवन जी रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। हम सबको गर्व है, सैनिकों पर तो हम सभी को गर्व होता है और आप पर भी बहुत गर्व है। आप क्या कोई ऐसी बात है, जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ में, श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहते हैं? मैं श्रोताओं के साथ एक चीज़ ये साझा करना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कट शॉर्टकट विल कट शॉर्ट योर लाइफ। सबसे जी, बड़ा जो हमने सीखा है फ़ौज में या बाकी जो लाइफ़ में जो अनुभव प्राप्त किया है, तो उसका ये जी, एक मेन मोटो मेरा यही था कि शॉर्टकट विल कट शॉर्ट योर लाइफ़। अगर आप शॉर्टकट का मतलब जब आप जल्दी करेंगे किसी चीज़ की जी, मतलब जी। एक लंबा जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को ना अपना करके आप शॉर्टकट का ज़रिया सक्सेस होने के लिए प्राप्त करेंगे, तो वो हुँ, एक बहुत ही खतरनाक होता है और जी, ऐसा ना करें, अनुशासित रहें और हुँ, आगे बढ़ें। सबसे जो आज की पीढ़ी को मैं जो देखता हूँ, उनमें सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छा जॉब मिलता है। इवन हुँ, प्राइवेट्स में बहुत बढ़िया सैलरी पे अच्छे पैकेजेस पे हैं। लेकिन जी, चीज़ ये है कि वो जितने आगे गए उतने ही अपने समाज से पिछड़ते गए, अपने परिवार से छूटते गए। परिवार हुँ, को के प्रति परिवार के बुजुर्गों के प्रति उनका आदर सम्मान समाप्त होता गया। तो मेरा विशेष जो हमारा अनुभव है और मेरी जो सलाह है मैं उनसे यही साझा करना चाहूँगा कि आप हुँ, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने परिवार को मत भूलिए, अपने माँ-बाप जो घर में बुजुर्ग हैं उनका विधिवत सम्मान कीजिए। समय-समय पर उनसे बातें करिए। बहुत ये मैं खुद अपने अनुभव से भी ये बताना साझा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा जी, लगता है जब बच्चे समय-समय पे बात करते हैं। साथ तो नहीं रह सकते जब हम अपने माँ-बाप के साथ नहीं रह पाए, तो बच्चे भी हमारे साथ डेफ़िनिटली नहीं रहेंगे, वो जहाँ भी हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, जुड़े ज़रूर रहें। बच्चे का के लिए बनता है कि वो अपने माँ-बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करते रहें। ये उनके लिए सबसे सौभाग्य की बात होगी और अगर बच्चे ऐसा कर पाते हैं। जी, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत अच्छा बताया और सोनिका जी कह रही हैं बच्चों के लिए कि आजकल इंग्लिश मीडियम का चलन हो गया है तो इसलिए बच्चे पहले से ही समझदार होके निकलते हैं फर्स्ट तक जी, पहुँचते-पहुँचते। जी मैडम। ये जी, पाश्चात्य सभ्यता का असर है और नहीं तो जी, वो मैं जी। कह रहा हूँ कोई बात नहीं परिवर्तनशील युग है और परिवर्तन के हिसाब से हमें भी परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी परंपराएँ नहीं भूलना चाहिए। वो जो जी, चीज़ें जी। हैं, अब हम हुँ, अपने अब दिक्कत क्या होता है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन पढ़ लिखने का उनको इतना गलतफ़हमी हो जाती है कि वो अपने जी। पेरेंट्स से, अपने बच्चों माँ-बाप के अनुभव से वो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। और जी, उस जी, ये जो वो गैप है, जो जनरेशन गैप है, वो गैप हाँ, एक ऐसी कड़ी बन जाता है जो उनको आपस में जुड़ने नहीं देता। तो वो अहम है जी। उनके साथ। तो मैं कह रहा हूँ पढ़ जाओ, अच्छी बात है, नौकरी करो, बढ़िया पैकेज पे हुँ, जाइए, अच्छे घर बनाइए, अच्छे घर तरीके से रहो। लेकिन आप संस्कार मत भूलिए, संस्कारी ज़रूर रहें, माँ-बाप के प्रति, बुजुर्गों के प्रति ज़रूर वफ़ादार रहें, उनका सम्मान
जी, ये बहुत सही बात है क्योंकि आज बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी जितनी ऊँचाइयों को छू रहे हैं, उसमें उनके माँ-बाप का ही योगदान होता है। अगर माँ-बाप नहीं पढ़ाएँगे, नहीं उनको संस्कार देंगे, तो वो इतनी ऊँचाई पर नहीं पहुँच सकते। तो माँ-बाप को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। राधेश्याम तोमर सर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया मिश्रा साहब। हाँ, तोमर साहब भी हमारे अजीज हैं, साथी हैं और मेरा उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, जुड़े हैं हमसे। बड़ा अच्छा जी, लग रहा है मुझे। जी, नमस्कार तोमर सर। और किशोर सर कह रहे हैं, असली कवि हैं अशोक भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। मेरा एक्चुअली क्या है मैडम, मैं ये लिखना शुरू किया, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, ये सब क्रेडिट जाता है किशोर सर को। जी, जी। का हुँ, ज़बरदस्ती मैंने काफ़ी, अब हालाँकि मैं माफ़ी चाहूँगा किशोर सर से, मैं कभी-कभी अवॉइड कर जाता हूँ। उन्होंने बोला, "अरे आओ, जुड़ो।" और मैं थोड़ा छोटा-मोटा, अब काम तो रहता ही है जब मैं रहता हूँ, तो मैं उनसे ये माफ़ी माँगता हूँ। मैं उनके जो है चाह के हिसाब से मैं खरा नहीं उतरता हूँ, लेकिन उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि मैं अभी आपके साथ जुड़ा हूँ और जिया माँ साहित्य मंच का एक सदस्य हूँ छोटा-सा। तो ये बड़ा अनुभव के क्षण हैं और ये सब क्रेडिट आपको और किशोर सर को जाता है। नहीं तो कहाँ, मैं तो निष्क्रिय किस्म का आदमी था, नहीं जुड़ पाता, काम ऐसे ही चल ही रहा था। जी, जी। लेकिन अच्छा है किशोर सर ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है और हाँ, सबको नहीं, नहीं, बहुत प्रोत्साहित अच्छा काम करते कर रहे हैं वो। हैं। हाँ, और मंच के लिए भी समर्पित रहते हैं, राधेश्याम तोमर सर भी रहते हैं और आप भी सर कभी-कभी जुड़ा महीने में 1 बार तो होती है तो जुड़ा कीजिए। जी, जी, मैडम। जी, आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए स्पष्ट है, अभी भी हम वो उसी से संबंधित बात कर भी रहे थे। जी, जी। 3 एक उसूल होते हैं मैडम, 3 उसूल हैं। एक तो जी, आत्म अनुशासन, ये हमने जी, फौज से सीखा और यही मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। अनुशासन, सकारात्मक सोच और उद्देश्यपूर्ण दिनचर्या। ये बच्चे जी, अगर अपना लें तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी, कोई ऐसी क्षण नहीं है जो उनको रोक सकें हुँ, सफल होने में। तो आत्म-अनुशासन, अनुशासित रहें, अब संयमी खुद, मतलब संयम यानी समय पर उठें। मैं देखता ये हूँ, अरे चलो बच्चे रात को गप्पे-सप्पे हाँकते रहेंगे, लेट नाइट सोएँगे, तो सुबह 8 या जी, 9 बजे तक। आज की पीढ़ी को पता नहीं चलता है कि सूर्योदय होता कब है। कभी बड़े जी, मुश्किल से सूर्योदय देखा होगा जब कोई विषम परिस्थितियों में उठे होंगे तो सुबह, जी, नहीं तो वो जी, उठते नहीं है, सूर्योदय तो कभी उठते नहीं है। तो संयमी होना चाहिए, आत्मसंयम बने और इसका ध्यान रखें, अनुशासित रहें, ये पहली चीज़ है। दूसरा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएँ। बहुत ज़्यादा जल्दी जो एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है बच्चों में, मैंने देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर जी, माँ-बाप जो है डाँटते भी हैं, बड़े-बूढ़े डाँटते हैं, तो उनको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका एक प्रकार से डाँट तो उनकी आशीर्वाद है। और एक बात मैं उनको और कहना चाहूँगा, अगर बच्चे माँ-बाप या बुजुर्ग बच्चों को डाँटना, फटकारना, रोकना बंद कर दें, तो समझ लो वो बच्चे निहायत ही बदतमीज़ हैं और बच्चों का रवैया जो है माँ-बाप के प्रति ठीक नहीं। माँ-बाप कोई जी, बंद नहीं करते, बोलना चाहते हैं, उनको डाँटना चाहते हैं, उनकी गलती पर उनको फटकारना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को ये अवसर उनसे नहीं छीनना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, सकारात्मक सोच और जी, उद्देश्यपूर्ण जो दिनचर्या है, हुँ, दिनचर्या को अपना सुधारें। काम तो खैर वो कर ही रहे हैं, समय पर उठें, जी, समय पर जो है सोएँ और समय पर सारे काम करें, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएँ, शारीरिक जो श्रम है वो करें, क्योंकि शारीरिक श्रम खत्म हो गया, मैक्सिमम बैठने की सर्विस है, जो हुँ, सॉफ्टवेयर है, मीडिया है, इन पे बैठे रहते हैं या तो मोबाइल के ज़रिए, काम भी उनको ऐसा ही मिलता है, लैपटॉप पे ही सारे दिन लगे रहेंगे। तो उनको हुँ, समय देना चाहिए, अपने शरीर को भी थोड़ा एक्सरसाइज़ करें, अपनी शरीर को व्यवस्थित रखें। सफलता कोई रोक नहीं सकती उनको ज़िंदगी में जहाँ जो है सफल होने में। जी, बहुत सुंदर। और अब कार्यक्रम हमारा समापन की ओर बढ़ चला है, तो चलते-चलते आपकी एक रचना और हम लोग सुनना चाहेंगे, आपसे आग्रह है। जी, जी मैडम। जी, तो अंत में मैं कुछ दोहे हैं और जी, 1-2 कवित्व भी हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ। जी, देश के ऊपर ही है, जब देश की बात चल रही है, हम देखते हैं देश के हिसाब से बच्चों को कैसे चलना चाहिए। तो देश के जी, प्रति भी, हम माँ-बाप का प्रति, बुजुर्गों के प्रति नहीं, देश के प्रति भी हमारा सम्मान होना चाहिए। जी, तो जी, उसी से संबंधित है, मेरा देश महान है, जग में इसकी शान। मेरा जी, देश महान है, जग में इसकी शान, गर्व करो निज देश पर ये प्यारा हिंदुस्तान।
आजादी देकर हमें वीर हुए बलिदान, उस पावन बलिदान को शत शत बार प्रणाम। राष्ट्रीय झंडे झंडे की सदा उच्चोन्मुक्त उड़ान, सुख समृद्धि शांति और संप्रभुता पहचान। झंडा लहराता सदा देता है पैगाम, सर्वोपरि है राष्ट्र हित और राष्ट्र सम्मान। हाथ उठाओ आज सब कर आवाज बुलंद, भारत माँ के लाल हैं बोलो सब जय हिंद। इसके साथ में एक दो छंद या कवित्व समझिए जो हमने लिखे थे। ये पहले घटना हुई थी, हेमराज हमारे यहाँ मथुरा के ही रहने वाले थे, जी जी। सैनिक थे और सेना में रहते हुए वो अपनी पोस्ट पर जब थे तो वहां पर जो है दूसरे हमारे शत्रु देश के लोग आए और उनका सिर काट ले गए। तो उस समय के बाद की एक घटना है, तो मैंने कुछ एक दो लिखे थे और उसी से संबंधित एक दो कविताएं वो मैं सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है। आजादी की जंग में सर्वधर्म जाति वर्ग सूरवीर क्रांतिकारियों का योगदान है। आजादी की जंग में सर्वधर्म जाति वर्ग सूरवीर क्रांतिकारियों का योगदान है। याद करो गांधी गुरु आजाद भगत सिंह, बोस बिस्मिल का महान बलिदान है। महान देश भक्तों का देश प्रेम, देश के शहीदों की शहादत महान है। सीमा की सुरक्षा करते शीश कटा देते हैं, हेमराज जैसे आज वीरों को सलाम है। आज मुट्ठी भर छात्र नेता हो या राजनेता, देश में ही देशद्रोही नारे लगवाते हैं। देशद्रोही नारों के वारों से देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाते हैं। संसद पे हमले के गुरु अफजल गुरु की फांसी पर फसाद कर आंसू जो बहाते हैं। जिस थाली में ही खाएं उसी थाली में ही छेद करें, ऐसे लोग देश के गद्दार कहलाते हैं। करबद्ध प्रार्थना है युवा बाल बालाओं से, करबद्ध प्रार्थना है युवा बाल बालाओं से, देश के भविष्य के जो भावी कर्णधार हैं। देश वयोवृद्ध बुद्धिजीवी वर्ग से भी इल्तिजा है, नेता अभिनेता हैं चाहे पत्रकार हैं। देश की एकता अखंडता की रक्षा हेतु, देश की एकता अखंडता की रक्षा हेतु आगे आओ उनके जो देश के गद्दार हैं। अनेकता में एकता विशेषता है देश की, सहज ने संवारने को आप जिम्मेदार हैं। सहज ने संवारने को आप जिम्मेदार हैं। जय। बहुत सुंदर कविता और बहुत ही देशभक्ति भरी। और किशोर सर कमेंट कर रहे हैं बहुत अति सुंदर कविता। राधेश्याम तोमर सर भी कुछ इमोजी भेज रहे हैं। इंटेलिजेंट बहुत पर्सनैलिटी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाई साहब लोगों को। और कह रहे हैं नमस्कार मैडम, ये हमारे इंग्लिश के अनुदेशक रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, राधेश्याम तोमर जी सर जी बता सर, रहे हैं। राधेश्याम तोमर सब भी उस समय सेंटर में थे, मैं भी उधर ही था। जी तो जी 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 जी। तो राधेश्याम तोमर सर, किशोर सर और सोनिका जी, इसके अलावा और जो भी हैं, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग जुड़े रहे और हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को जितने जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जी। और आज की आपके साथ बातचीत बहुत ही प्रेरणादायक रही। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत जी आभार आपका, धन्यवाद। जी जी। और मैं हमारे दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको साझा करें। और इसके अलावा अगर कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।